हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। व्हाट्सअप गाइस। तो आज फिर एक बार एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ लिपुलेख इशू और काला पानी इशू को लेकर के, और इंडिया और नेपाल के बीच में क्या रिलेशंस चल रहा है इस इश्यूज को लेकर के हम आपके साथ में हैं। और एक मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में या इस लेक्चर्स में, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया और नेपाल जो शुरू से एक ज़माने से एक फ्रेंड्स की तरह है। 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, तो फिर उसके बावजूद ऐसा एकदम से क्या हो गया, ऐसी एकदम से क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। तो आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे देखिएगा एक बार ज़रा, हम किन किन चीज़ों पर से कैसे क्या क्या चीज़ें करेंगे एक बार हम देखते हैं। बस थोड़ा सा एक बार मैं सेटिंग को और चेक कर लूँ और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट दीजिएगा आप लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ओके गाइज, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स जो लोग भी साथ में बने हैं जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेपाल का एक जो बेसिक उसने एक इशू उठाया हुआ है, लिपुलेख और काला पानी। और जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं, उनका मैं वेलकम करना चाहूँगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ जानने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर करना शुरू करिए, लाइक करना शुरू करिए, क्योंकि आज इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें हम करेंगे एक बार पहले हम आपको बता दें कि एक तो हमें डिस्कशन करना है आज के सेशन में कि नेपाल का पॉलिटिकल एंड जियो सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब तक इस सिचुएशन को हम नहीं जानेंगे, इस चीज़ को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम इसके बारे में आगे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। दूसरा जो हमारा एक बेसिक कंसर्न यहाँ पर होगा वो नेपाल की मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेसी सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल हमारा है वो एक मोनार्की सिस्टम है। नेपाल की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं वो मोनार्की सिस्टम रहा, मतलब राजा रजवाड़ों का, इन सब लोगों का एक टाइप का ये सिस्टम रहा था। अभी क्या है, जो नेपाल है वहाँ पर आपका डेमोक्रेसी आ चुकी है 2000। हाँ, तो जल्दी से लोग जुड़ना शुरू हो गए। रोहन हाय सर, हेलो हेलो रोहन, हेलो रोहित, मनप्रीत हेलो हेलो मनप्रीत। तो आप सब लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से बेटा सब लोग सेशन शेयर करना शुरू करो। और आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ नेपाल से रिलेटेड, और उसके बारे में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि नेपाल पॉलिटिकल एंड जियो सिचुएशन क्या होगी, नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेसी कैसे आई, ग्रेटर नेपाल बुपोर सिगोली ट्रीटी क्या थी, सुगोली ट्रीटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और आपको इसके साथ साथ बता दें कि एंग्लो नेपाल वार जो चल रहा है, जो वार हुआ है 1814 से 1816 तक, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। न्यू मैप ऑफ नेपाल, नेपाल ने जो अभी रिसेंटली नया मैप जारी किया है जिस पर बेसिक इशू हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। जय मस्तान जी, हेलो सर, हेलो हेलो। तो जल्दी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, शेयर करते रहिए सेशन। और देखिए जो नया नेपाल नेपाल ने एक न्यू मैप लिया हुआ है और रिसेंटली इशू इन लिपुलेख एंड काला पानी, ये बहुत आपने सुना होगा। साथ में एक और पॉइंट मैं बता दूं, लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा भी एक ऐसा पॉइंट रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर, जो सबसे छोटा रूट है कैलाश मानसरोवर गया है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि चाइना का इम्पैक्ट ऑन नेपाल गवर्नमेंट पे क्या है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है नेपाल को, इसी रीजन आ रहा है। और व्हाट्स द सोल्यूशन बिटवीन इंडो नेपाल रिलेशन, यानी कि जो इंडिया और नेपाल में इस समय रिलेशंस में एक कड़वाहट आ गई है, ये जो दोस्ती ज़माने कड़वाहट आई है, आखिर किस रीज़न की वजह से आई है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो करंट में इंडो नेपाल रिलेशंस में भारत को क्या क्या कदम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो इसके ऊपर आज हम लोग सब डिस्कशन करेंगे। जल्दी से आ जाते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये एक सक्सेस बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पेपर 1 और पेपर 2 का संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ अवेलेबल है। रविंद्र राय और अड्डा 247 की टॉप टीम ने मिलकर के ये एक कोर्स बनाया हुआ है। तो ये कोर्स भी जिनको भी ज़रूरत हो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, अड्डा 247 के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। एक हाई लेवल का हाई क्वालिटी क्रैश कोर्स है जो यूपीएससी 2020 के बनाया गया है। 4 अक्टूबर एग्जाम की डेट है, उससे पहले ये कोर्स खत्म होगा और आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और इसी के साथ एक चीज़ और बता दें, यूपीपीएससी प्री 2020 का जो यूपीपीसीएस का बैच है, नया बैच जो है वो 24 जून दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी डेट चेंज हो गई है, 29 जून हो गई है। 29 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और एग्जाम का प्लान ऐसे डिसाइड किया गया है कि आप सबको एक सिंपल सी चीज़ पता चल जाएगी कि ये बैच ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आपका सिलेक्शन निश्चित करेगा। तो आप सब बिल्कुल जल्दी से, जिनको इस बैच की ज़रूरत है, फटाफट लेते रहें, क्योंकि 4 दिन शेष हैं। मंडे से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, 29 तारीख से 29 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो
आप एक बार इस बैच को देखें जरूर, जो लोग भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इनमें लेक्चर्स लगे हुए देखिए, स्टडी प्लान देखिए, बहुत ही शानदार बैच है जो आपका सिलेक्शन जरूर कराएगा। तो दो बैच मैंने दिखाया, एक यूपीएससी का और एक यूपीपीसीएस का, आप स्टोर पे जाके देखें जो लोग भी यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ रही है कि नेपाल पॉलिटिकल एंड जियो सिचुएशन, जो नेपाल की पॉलिटिकल और जियो सिचुएशन है उसके बारे में बता दूं। देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं इधर का, जिधर मैंने रेड कलर का निशान किया, इधर इंडिया, ये नीचे का पूरा एरिया यहाँ पर इंडिया है, इधर के एरिया में भी इंडिया पड़ता है, और ये ऊपर का जो ये एरिया है ये चाइना से रिलेटेड है, ये सब चाइना तिब्बत का एरिया आ जाता है, चाइना से रिलेटेड एरिया है। तो आपको बता दें ये नेपाल का वास्तविक मैप है, जैसा कि मैप सेट किया गया था सुगौली की संधि के बाद, इस तरीके का एक मैप बनवाया गया था। लेकिन अभी क्या एक सिचुएशन है, इस मैप में कुछ चेंजेस किए नेपाल में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो चेंजेस क्या किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ बता दूं कि नेपाल में राजशाही थी, राजशाही से डेमोक्रेसी आई। तो शॉर्ट में बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको जरा सा मोनार्की से डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो उसके बारे में मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए एक नेपाल में आप देख रहे हैं कि ये एक हिंदू किंगडम आपको दिखाई पड़ रहा है, नेपाल हिंदू किंगडम, जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बाद नेपाल जो है, नेपाल एक ऐसा देश है जिसने आपको हिंदू राज्य घोषित कर रखा था, लेकिन 2008 में उसने ये स्टेटस चेंज कर दिया था और डेमोक्रेटिक एक कंट्री बना लिया उसको, और संविधान में मतलब रेगुलर बेस पर उन्होंने चेंजेस करके 2015 तक अपना संविधान कंप्लीट कर लिया था। तो इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं कि 1990 में मोनार्क जो यहाँ के राजा थे, राजा को यहाँ पर भगवान विष्णु का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने 1990 में सबसे पहली बार मोनार्की ने ये एक्सेप्ट किया था कि ठीक है हम डेमोक्रेसी लाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही, और ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो फोटो, ये जो मैं गोल कर रहा हूँ, ये नेपाल के सबसे फेमस किंग हुए आज तक के, राजा वीरेंद्र विक्रम, और ये इनकी वाइफ है ऐश्वर्या, और ये है दीपेंद्र, इनके इनके पुत्र जिनका नाम था दीपेंद्र। तो ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, ये आप एक चीज़ समझिए क्या कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही, कि क्या हुआ। देखिए 1 जून 2001 9 मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली वर किल्ड, ये सारे लोग मार दिए गए एक मैसेकर में जो कि नेपाल में हुआ था। 1 जून 2001 में 9 लोग रॉयल फैमिली के एक ही रात में मार दिए गए थे। और कहा जाता है, ये बताया गया कि ये जो युवराज दीपेंद्र हैं, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने फ्री रखा हुआ है, ये जो युवराज दीपेंद्र हैं इन्होंने क्या, फादर और पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था, और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तो खुद को गोली मार ली, लेकिन नेपाल के लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये भी रॉयल पैलेस में उस समय मौजूद थे, जिनका नाम था ज्ञानेंद्र। मिस्टर ज्ञानेंद्र उस समय रॉयल पैलेस में मौजूद थे, लेकिन इनको कुछ नहीं होता, इनकी फैमिली को कुछ नहीं होता है। तो नेपाल के लोगों का ये कहना था कि इनकी फैमिली को क्यों कुछ नहीं हुआ, और नेक्स्ट किंग इनके पास जो बनाए गए थे वो ज्ञानेंद्र ही बनाए गए थे। ज्ञानेंद्र बहुत बड़े बिजनेसमैन है नेपाल के, तो इनको वहाँ की पब्लिक पसंद नहीं करता के रूप में वीरेंद्र विक्रम का जितना शौर्य था ज्ञानेंद्र का उतना नहीं था। तो नेपाल की पब्लिक ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए नेपाल में। उसकी डेमोक्रेसी कैसे आई, हम ये देखते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या हुआ। 2000 में ज्ञानेंद्र के अगेंस्ट में इतने ज़्यादा विद्रोह होने लगे कि इन्होंने क्या किया, जो ज्ञानेंद्र थे इन्होंने बेसिकली क्या किया कि डेमोक्रेसी जो चल रही थी वहाँ पर, जो राजा जो लोग चुने जा रहे थे उसको डिमोलिश कर दिया, यानी वहाँ की संसद जो थी वो डिमोलिश कर दी। और मॉइस्ट मूवमेंट स्टार्टेड आर्म्ड फोर्स, मतलब वहाँ के जो मॉइस्ट माओवादी लोग थे उन्होंने एक आर्म्ड मूवमेंट शुरू कर दिया आर्मी के खिलाफ और राजा के खिलाफ, आर्म्ड मूवमेंट शुरू कर दिया, और ये चलता रहा, लड़ाई बढ़ती गई। लेकिन आप ये देखिए कि अप्रैल 2006 में एक एसपीए बनता है। एसपीए का मतलब होता है 7 पार्टी अलायंस, यानी कि जो ये एसपीए है आपका, ये 7 पार्टी अलायंस है जो एसपीए होता है। तो एसपीए ने क्या किया, 7 पार्टी अलायंस ने क्या किया कि नॉन वायलेंट, वॉइस लो आ रही है, फिर आज वॉइस लो आ रही है, वॉइस का इशू आ रहा है, मैं एक बार कवर कर लेता हूँ। 2002 में डेमोक्रेसी में मोनार्क ने कैंसिल कर दिया पूरा। अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि 2006 में एसपीए 7 पार्टी अलायंस, जो 7 पार्टी अलायंस था, इसने क्या किया, 7 पार्टी अलायंस ने एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया जो कि नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये पूरा नॉन वायलेंट था, इसमें अहिंसा के द्वारा शुरू किया गया था। और 2007 जो नेक्स्ट डेट आप देख रहे हैं 24 दिसंबर 2000 जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको फिर से ओपन कर दिया गया, यानी फिर से उसको दर्जा दे दिया गया, और किया गया कि राजा का पद जो है वो 2008 से ख़त्म हो जाएगा जब वहाँ पे पहला इलेक्शन होगा। तो 28 मई 2008 को नेपाल को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
रिपब्लिक ये नाम दिया गया और हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया जाता है नेपाल का। और इसके बाद अगर बात करते हैं 20 सितंबर 2015 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल बन के तैयार हो जाता है। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो अभी जो है वो नाउ नेपाल इज रिपब्लिक विद मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, जैसा कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ 2 पार्टी सिस्टम चलता है, यहाँ पे 2 पार्टी होते हैं। लेकिन नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम्स के कंट्री हैं जहाँ पर मल्टी पार्टी चलती है। तो अभी एक कुछ क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद देखिए मैं एक मैप आपको दिखा रहा हूँ कि सुगौली की संधि जो हुई थी उससे पहले नेपाल का क्या रोल था। अब मैं आपको बता दूं कि जब मुगल पीरियड इंडिया में ख़त्म होता है, औरंगज़ेब का पतन होता है, उसके बाद मुगलों का एक पतन शुरू हो जाता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उस समय की अगर हम बात करते हैं जब मुगलों का इंडिया में पतन हो गया, तो उस समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि नेपाल के जो राजा थे वो बहुत पावरफुल हो गए। नेपाल में बड़े राजाओं का शासन था, वो बहुत पावरफुल हो गए। उन्होंने क्या किया कि नेपाल की सीमाओं से निकलते हुए, देखिए नेपाल की सीमा से निकल करके, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में, इन्होंने ये देखिए यहाँ तक अपना कंट्रोल कर लिया, यानी कि नेपाल तक पहुँच गई पश्चिम में। और अगर इधर की बात करें तो सिक्किम तक कंट्रोल कर लिया, यानी कि जो नेपाल की सीमा थी वो पहुँच गई आपकी तीस्ता नदी तक, यानी कि नेपाल तीस्ता नदी तक यहाँ पर पहुँच गई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इनका जो ग्रेटर नेपाल का मैंने मैप लगाया हुआ है, ये यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट है। ये मैप अपना पुराना बना के रखा हुआ है कि भाई ये लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। ये जो इंडिया में नीचे तराई का एरिया है, जिसमें बहराइच, लखीमपुर, ये सारे एरिया आते हैं, बिहार का एरिया आता है, इन सब पे कब्जा था नेपाल का। और इसके बात करें ये दिनाजपुर और रंगपुर जो आज की बांग्लादेश में है, इसके ऊपर भी नेपाल का कब्जा था। तो नेपाल के शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने बाहर निकल करके सभी लोगों पर क्या नाम है कब्जा करना शुरू किया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो नेपाल बॉर्डर जो है सतलज से स्टार्ट होकर के तक तीस्ता नदी सिक्किम के आसपास बहती है, वहाँ तक नेपाल का बॉर्डर पहुँच चुका था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ देखिए कि जब अब आ जाते हैं हम सुगौली ट्रीटी। अब सुगौली ट्रीटी पे आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाल एक ऐसा कंट्री रहा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई युद्ध नहीं हारा है। नेपाल के जो गोरखा शासक हुए हैं वो बहुत ही ताकतवर हुए हैं, उनको कोई जल्दी हरा नहीं पाया है। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ जब अंग्रेज़ों ने पहाड़ की तरफ रुख करना शुरू किया, तो चूँकि अंग्रेज़ ठंडी जगह से आए थे, इसलिए वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा बसने के लिए, आप देखिए नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, इन सब जगह अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी राजधानियाँ बनाई थी। बड़ी बड़ी हिल स्टेशन पर ही उन्होंने अपने कैपिटल्स बनाए, क्योंकि वो जगह उनके रहने योग्य थी। तो अब कंडीशन क्या बनती है, एक सिंपल सा एक इशू आता है कि एंग्लो नेपाल वार शुरू हो जाता है 1814 से 16 में, यानी कि लड़ाई शुरू हो जाती है नेपाली और ब्रिटिशर इंडिया में, यानी ब्रिटिश इंडिया जो थी वो लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में नेपालियों की हार होती है। नेपालियों की हार होने के बाद होता क्या है कि सुगौली, जो ये मैं जगह दिखा रहा हूँ, सुगौली की संधि हुई। सुगौली जगह में संधि होती है। सुगौली, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अभी मेन पॉइंट्स क्या था कि जब ये संधि हुई तो इस संधि में देखिए कुछ चीज़ें क्या की गई कि अब जो है कुमायूं, गढ़वाल, तराई एरिया जो कि अवध का एरिया था, और सिक्किम, इन सारे एरियाज़ को ब्रिटिश इंडिया में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये सारे हिस्से जो है वो वहाँ से नेपाल से हटा करके इंडिया में जोड़ दिए गए। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये मैंने नेपाल के ही एक चैनल से उठाया हुआ है। तो इसमें लिखा है नेपाल को इतिहास तो कालो दिन। ये नेपाली लैंग्वेज में सुगौली संधि को नेपाल के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन ग्रेटर नेपाल का अंत होता है, बड़ा हिस्सा इंडिया में और अलग अलग जगह पर जुड़ जाता है। तो न्यू बॉर्डर ऑफ नेपाल विल स्टार्ट फ्रॉम काली रिवर विद मेची रिवर, यानी अब जो नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक चीज़, जैसे हम बात करते हैं काली की, काली हो गई, महाकाली हो गई, महाकाली और शारदा। काली, महाकाली और शारदा ये एक ही नदी का नाम है। तो यानी कि अब वेस्ट में जो इन नेपाल का बॉर्डर था वो आपका हो गया क्या नाम है महाकाली रिवर, और ईस्ट में जो बॉर्डर था वो हो गया आपका मेची रिवर। यानी मेची रिवर से महाकाली रिवर के बीच का जो एरिया था वो सुगौली संधि के हिसाब से नेपाल का सेट कर दिया जाता है। ठीक है, पंकज वर्मा जी हेलो। ठीक है, तो जल्दी से इसको शेयर करते जाओ, जोड़ते जाओ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी लोगों के साथ जोड़ते जाओ, और इस सेशन में आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलने जा रही हैं। ठीक है।
अब देखिए डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो कोई इशू नहीं था, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप जमाने से चली आ रही है, हमारा इनके साथ पुराना रिलेशन है, नेपाल के साथ हमारे सारे बॉर्डर खुले हुए हैं, कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसा क्या इशू आ गया कि जिसकी वजह से ये दिक्कतें होनी शुरू हुई। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ देखिए कि ये जो नेपाल का मैप है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो एरिया इन्होंने जोड़ दिया है, ये वाला एरिया देखिए, ये जिस एरिया को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये एरिया जो जोड़ा है इसकी वजह से सारा बवाल हुआ है और नेपाल ने एकाएक ये मैप अपना प्रसारित कर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा क्या होता है, मैप तो आपने बना दिया, अब गूगल के लिए प्रॉब्लम, गूगल इसे दिखाए कि इंडिया की तरफ, तो इंडिया का मैप अलग दिखाएगी और नेपाल का मैप अलग दिखाएगी। तो ये देखिए जो मैप अलग हुआ है वो मैं आपको दिखा दूँ, जो उन्होंने अपने में जोड़ के दिखाया। हालांकि इस पूरे हिस्से पे ये जितना एरिया आप देख रहे हैं इस पे पूरा इंडिया का कब्जा है, सारा इंडिया इसके ऊपर अपनी चौकियां बना रखी हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, देखिए ये जो नेपाल ने जितना हिस्सा अपने में दिखा दिया है यहाँ से उठा करके, और ये जो जो पूरा ये जो एरिया दिखाया हुआ है इसने अपने में, तो इसने काला पानी ये पास तक एक रोड बनाई है और नेपाल का कहना है कि ये पूरे मैप में दिखाएंगे। लेकिन रोड का काम तो भाई 2008 से चल रहा था, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, नेपाल आया 2015 में, क्या हुआ था, इंडिया और चाइना की मीटिंग हो रही थी, इंडिया और चाइना की मीटिंग हो रही थी। तो इंडिया और चाइना की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कैलाश मात्रा को सुगम करने के लिए हम जो लिपुलेख पास है, पास का मतलब होता है दर्रा, दो पहाड़ हैं उनके बीच से जो स्थान जाता है उसको पास कहते हैं, तो लिपुलेख पास जो है उसको तो नेपाल ने एक ऑफिशियल लेटर इंडिया और चाइना दोनों को भेजा था कि ये हमारा स्थान है और हमारी जगह को आप अपने में कैसे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें डिसाइड हुई और आने वाले टाइम में चीज़ें जुड़ती गई, बढ़ती चली गई। अब देखिए क्या इशू आ गया कि ये जो एरिया देखिए, ये रोड बनी पिथौरागढ़ से बनी है, पिथौरागढ़ से ये रोड शुरू हो जाती है, फिर धारचूला है, तवागढ़ है, शिखर है, काला पानी जाती है, फिर लिपू लेक पास तक जाती है। उसके बाद फिर ये रोड चाइना होकर के निकल जाती है कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश मानसरोवर पड़ता है, ये कैलाश माउंटेन है। भगवान श्री शिव शंकर जी का एक प्रसिद्ध स्थल है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा स्थल है ये कैलाश मानसरोवर की, जो यात्रा करते हैं लोग जाते हैं। अभी क्या है, अब की पहले बहुत प्रॉब्लम थी कि कैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाए। मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हमें जाना पड़ता था, सिक्किम में नाथुला है, नाथुला दर्रा से होकर के चाइना के अंदर होते होते तब हमें जाना पड़ता था। 5 से 6 दिन की यात्रा ये होती थी और उसमें काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता था। अभी क्या है कि रोड बन गई है तो ये यात्रा बहुत आसान हो गई है। तो देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ से है भाई, रोड बन गई, सारी चीज़ें हो गई, उनको भी पता था, नेपालियों को भी आराम है, नेपाल की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, तो उनको भी अब क्या नाम है, यहाँ पर जाना आसान हो गया है माउंट कैलाश। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नेपाल के लिए बॉर्डर का तो कोई रोक है नहीं, जब आइए मन हो जाइए, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में इशू क्या है, नेपाल ने अब क्या किया, देखिए पहले तो समझिए कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये मैप अपने एरिया में दिखा दिया है। तो ये जो रोड डेवलप हुई है, जैसे लास्ट में मैंने जो चाइना वाला वीडियो किया था जिसमें गलवान वैली और सारे इशू बताए थे, बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जितने भी बॉर्डर पर रोड बनती है उनको बीआरओ डेवलप कराता है। आपको बता दूं ये रोड बनाना इतनी आसान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ को काटने के लिए आप ये समझ लीजिए मी-27 होते हैं, जहाज़ होते हैं, जिनके थ्रू बड़ी बड़ी क्रेन को यहाँ उतार के लाया गया, पहाड़ों को काट करके रोड बनाई। तो ये बहुत टफ टास्क है। तो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी इंडिया में स्ट्रेटजिक रोड हैं जो कि जिनका कि 75% काम अभी तक पूरा हो चुका है, उसमें एक रोड ये भी है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब अगर हम बात करते हैं, नेपाल है प्रॉब्लम बिटवीन काला पानी टू लिपुलेख। नेपाल ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको पिथौरागढ़ से और इन सब से जो रोड बनी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इन सब रोड में नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको जो यहाँ पे बनी हुई है काला पानी से लेकर के जो रेड एरिया में दिखा रहा हूँ, इतनी रोड से प्रॉब्लम है कि भाई ये रोड आपने क्यों बनाई, हमारी हमसे पूछ के बात करके करते हैं या कैसे भी करते हैं। नेपाल ने टोटल इंडिया का जो एरिया क्लेम किया है, चिक्कू नमस्ते सर, नमस्ते, ज्वाइन करिए जल्दी, फटाफट शेयर करते रहिए लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि नेपाल ने क्लेम किया 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 32 किलोमीटर के इंडियन एरिया है जो वो अपने में इन्होंने किया है, अपने एरिया में दिखा दिया, जो कि मैंने पिछले पीपीटी में आपको दिखाया था। अब देखिए आप सब एक चीज़ समझिए कि इंडिया कंस्ट्रक्ट द रोड फॉर शॉर्टेस्ट वे टू कैलाश। देखिए ये सब जो कुछ किया गया वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान करने के लिए दिया गया। अभी लास्ट में एक वर्ड मैप है, मैं दिखाऊंगा उस पर कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत ही लंबा रास्ता, या तो काठमांडू होकर के नेपाल के थ्रू चाइना जाएँ, फिर हम कैलाश मानसरोवर पहुँचेंगे, या फिर और आगे निकल जाए, सिक्किम के पास नाथुला पास है, नाथुला पास से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं चाइना के अंदर। ये टोटल तिब्बत का एरिया है,
तिब्बत के अंदर ही पड़ता है कैलाश माउंट का ये वाला जो एरिया है। अब देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मज़ेदार बात है। देखिए बोथ आर एग्री विथ सुगरौली टीटी, दोनों ही सुगौली संधि से अपना वास्ता रखते हैं कि नहीं भैया आप सुगौली संधि हम भी मानते हैं, वो कह रहे सुगौली संधि हम भी मानते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है जो इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? सुगौली संधि जब आप दोनों मानते हैं, कोई आंसर देगा? सुगौली संधि अगर इंडिया और नेपाल दोनों मान रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एनीबडी कोई आंसर देगा? पंकज, चिक्कू, शैल, अगर कोई आंसर इसका दे सकता है, क्योंकि सभी लोग तो मान रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सुगौली की संधि को नहीं माना है। सभी लोग सुगौली की संधि मान रहे हैं, इंडिया भी मान रहा है, नेपाल भी मान रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। प्रॉब्लम हुई क्या, ये देखिए एक ट्राई जंक्शन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्राई जंक्शन है। हुआ क्या है कि जो काली नदी यानी महाकाली नदी है, जो महाकाली रिवर, ये जो महाकाली रिवर है इसकी कई धाराएं निकलती हैं, एक धारा ये, एक धारा ये है। तो जो पहली धारा वो लिम्पियाधुरा से निकलती है, ये जगह है लिम्पियाधुरा, पहली धारा लिम्पियाधुरा से निकलती है, पानी है। फिर यहाँ आपकी महाकाली रिवर है मेन। तो नेपाल का कहना क्या है कि भैया सुगौली संधि हम भी मानते हैं, हमारा जो एरिया स्टार्ट होता है महाकाली रिवर से स्टार्ट होता है, लेकिन महाकाली रिवर जो है वो लिम्पियाधुरा से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है महाकाली रिवर लिम्पियाधुरा से। तो हमारा जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा जितना हिस्सा है ये हमारा है। इंडिया कहता नहीं, लिम्पियाधुरा अलग रिवर, वो भले जाकर के उसमें मिल जाती है, लेकिन महाकाली रिवर जो है, तरुण ठाकुर जी कह रहे हैं ट्रिब्यूटी ऑफ काली नेम इज काली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये जो लिम्पियाधुरा का एरिया, अब इंडिया का कहना है नहीं, ये जो आपका यहाँ पर लिपुलेख पास पड़ता है, इसके पास से जो काली नदी निकल रही है, ये यहाँ से आपका बॉर्डर शुरू होता है। तो प्रॉब्लम नदी का जो उद्गम स्थल है उसको कंफर्म ना हो पाने के कारण ये बॉर्डर का इशू आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कैलाश मानसरोवर के लिए केवल रोड नहीं बनी, सामरिक रूप से भी बड़ी महत्वपूर्ण रोड है कि कभी भी चाइना के साथ देखिए आए दिन कोई ना कोई इशू हो रहा है, तो चाइना के साथ अगर कोई इशू होता है तो अब लिपुलेख पहुँचना बहुत आसान हो गया है। मैं आपको बता दूँ टोटल 75 किलोमीटर की रोड बनाई गई है कालापानी से लिपुलेख के बीच में। 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी आज से पहले, क्या नाम है, सारे पिलग्रिम्स को। अभी क्या कंडीशन बनेगी कि सीधे गाड़ी उठाइए और तुरंत चले जाइए। तो इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है वो कवर अप किया जाएगा, जिससे कि ये सुगौली की संधि का एक जो मेन थीम था वो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की कि लिम्पियाधुरा बेसिकली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, या नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो लिम्पियाधुरा की प्रॉब्लम है कि उद्गम स्थल वो इसको बता रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलती चली आ रही है। अब देखिए मैं वर्ल्ड मैप में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, मैंने वर्ल्ड मैप एक लगा रखा है यहाँ पर कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, ये नेपाल का एरिया है। नेपाल से अगर देखिए यहाँ से अभी क्या है, किसी भी इंडियंस को जाना हो तो वो सिक्किम के थ्रू ये जाता है चाइना के अंदर, चाइना के थ्रू यहाँ पर फिर आपका कैलाश मानसरोवर में जाकर के दर्शन करता है। लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पर जब सीधे रोड बन गई तो सीधे सीधे कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड से सबसे पास है कैलाश मानसरोवर, तो सीधे जाकर के यहाँ पर यात्रा कर सकता है। और नेपाल को भी एक चीज़ समझना चाहिए कि भारत के साथ देखिए टकरा करके, ठीक है आज की डेट में क्या है, नेपाल में सरकार डिफरेंट है, किसी की सरकार है आपकी मॉइस्ट सरकार है, चाइना में भी मॉइस्ट सरकार है, इसलिए दोनों के जो सिस्टम है वो मैच करते हैं, दोनों की एक जो कार्य करने की पद्धति है वो मैच करती है, इसलिए उनका झुकाव आपका चाइना की तरफ ज़्यादा है। लेकिन इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है नेपाल के लिए। कैसे इम्पॉर्टेंट है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या है, चाइना इन्फ्लुएंस इन नेपाल, इज नेपाल फीलिंग इनटू चाइनाज डेप्ट ट्रैप। क्या नेपाल चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंस गया है? यानी चाइना की देखिए एक आदत है, या तो वो ज़बरदस्ती, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, या तो वो ज़बरदस्ती जगहों पे कब्जा करता है, और अगर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करता है तो वो क्या करता है, पैसा दे करके इतना ज़्यादा दबा देता है किसी कंट्री को कि अपने हिसाब से वहाँ की सरकार चलाने लगता है। तो देखिए अभी क्या है, चाइना का क्या सिस्टम है कि $2.4 बिलियन ये जो है वो चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आपको बता दें 72 किलोमीटर्स की रेल लाइन बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, जिसमें 2.25 बिलियन इसने योगदान किया हुआ है। अब देखिए बना कहाँ पे रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेल ट्रैक है वो चाइना से लेकर के लुम्बिनी तक ला रहा है, और लुम्बिनी भारत के बॉर्डर पे जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ लुम्बिनी तक लाया, आप समझ लीजिए चाइना की पहुँच इंडिया तक हो जाएगी तराई एरिया में। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक स्टेप है, अगर ये रेल ट्रैक बन जाता है तो इंडिया के लिए ही सोचने वाली बात होगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि अभी क्या था कि जो नेपाल में गवर्नमेंट बनी हुई है वो मॉइस्ट गवर्नमेंट यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग गुट है वहाँ पर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक पुष्प कमल दहल जो प्रचंड हैं उनका ग्रुप सबसे बड़ा है, पुष्प कमल दहल प्रचंड का ग्रुप।
तो आपको मैं बताऊं कि जब मैं बता रहा था कि जब वहाँ डेमोक्रेसी आई तो जो 7 पार्टी अलायंस बना, उस 7 पार्टी अलायंस के जो हेड थे वो पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड ये वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं। तो ये सरकार, ओली जी की सरकार जो थी वो गिरने वाली थी। लेकिन जो चाइना की अम्बेसडर है नेपाल में, होन यूनक्वी जो है वो जाती हैं और ओली और इनसे मिल करके, प्रचंड से मिल करके, पुष्प कमल दहल से मिल करके टाई अप करवाती हैं कि सरकार ना गिरे। अब अगर आप किसी और कंट्री के, तो आपको क्या मतलब यहाँ किसकी गवर्नमेंट रहे किसकी गवर्नमेंट ना रहे, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती आपने क्या किया कि जबरदस्ती जो है इसको जो है आपने दोनों को मिला करके और एक पूरी गवर्नमेंट फिर से आपने बनवा दी, यानी कि आपने टोटली इंटरफेयर किया है नेपाल के इंटरनल मैटर में। तो ये कंडीशन थी जिसकी वजह, जबकि मैं आपको बता दूं चाइना नेपाल के हिस्सों को भी हड़पना चाहता है। करीब आज सुबह का ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, करीब 22 लोकेशन ऐसी हैं नेपाल की जिस पे चाइना का कब्जा अभी भी है। और वो छोड़िए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, देखिए इधर, एक मिनट, ये देखिए, ये CGTN एक वहाँ का चैनल है और प्लस अखबार प्रकाशित करता है, और उसने देखिए क्या कर रखा है, माउंट एवरेस्ट को चाइना के अंदर दिखा दिया है कि भैया ये जो माउंट एवरेस्ट है पूरी चाइना की टेरिटरी है, चाइना के अंदर माउंट एवरेस्ट को उठा के दिखा दिया। अब बताइए, नेपाल का टूरिज्म का 60 से 70% पार्ट जो है वो आपका मिलता है कहाँ से, एवरेस्ट से, और एवरेस्ट को आपने अपने पार्ट में दिखा दिया। तो लेकिन नेपाल इस पर कुछ नहीं बोल पाया कि क्या है, लेकिन इंडिया के साथ वो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके नई तरह की संधि, एक नया मैप जारी कर दिया जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश है। अभी देखिए करना क्या होगा, कैसे ठीक होगा ये विवाद, मैंने आपको बता दिया कि लिम्पियाधुरा जो जगह है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेपाल कह रहा है भाई हमारा यहाँ से शुरू हम नहीं दे पाएंगे। और हमेशा एक चीज़ बात ध्यान रखिए कि नेपालियों को फील होता है कि हम गोरखा हैं, कभी हारेंगे नहीं, तो हम रिस्पेक्ट भी करते हैं उन गोरखाओं की, क्योंकि गोरखा जो है भारत की आर्मी में अंदर तक हैं, यानी कि गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है। ऐसी कोई लड़ाई भारत में नहीं जीती है जिसमें गोरखाओं का रक्त न बहा हो। तो इस तरीके से गोरखा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं गोरखास। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जो गोरखा हमारे हैं, तो अब कंडीशन क्या है, देखिए इंडियो नेपाल रिलेशंस, रामायण एंड लॉर्ड बुद्धा, देखिए रामायण और लॉर्ड बुद्धा, जनकपुरी, जो जनकपुर एक जगह है वहाँ से सीता जी वहीं की थी। तो रामायण काल से नेपाल से हमारे रिलेशन मिलते हैं। लॉर्ड बुद्धा का भी जन्म वहीं हुआ। बुद्धिस्ट कंट्रियों में नेपाल में भी एक बहुत बड़ा एरिया है और इंडिया में भी बुद्धिज़्म का एक बड़ा एरिया है। बुद्ध जी के जो वर्षावास हैं वो सबसे ज़्यादा नेपाल और इंडिया में बीते हैं। तो एक सांस्कृतिक रूप से हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। प्लस इंडिया और नेपाल के बीच में जो सीमा मिलती है वो 1690 किलोमीटर की है। जो आर्मी है वो, जो बॉर्डर है वो 1690 किलोमीटर का है। और 98% बॉर्डर ऐसा है जिसमें कोई इशू नहीं है। 98% बॉर्डर में कोई इशू है ही नहीं। थोड़ा बहुत इशू आता है, वो सिर्फ इसी में आ रहा है जो आपका अभी काला पानी और लिपुलेख आपने ये सब देखा, उसमें इशू आ रहा है। अब एक चीज़ आपको और बताएं कि हुआ क्या था कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, तो आपको मालूम होगा कि लखनऊ में जो विद्रोह जो था बेगम हज़रत महल ने किया था, और बेगम हज़रत महल भाग के फिर नेपाल चली गई थी या नेपाल की तराइयों में चली गई थी। ऐसे टाइम में नेपाल ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश आर्मी को, और ब्रिटिशर्स को उस लड़ाई में विजय भी दिलवाई थी। काफ़ी हद तक वो आंदोलन दबा दिया गया था 1857 का जो रिवोल्ट था। तो इससे खुश होकर के ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जनकपुर और कपिल वस्तु ये नेपाल को दे देते हैं 1865 में। 1865 में आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि भी होती है, जिसके बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि थी, यहाँ से रिलेट नहीं है, सॉरी। तो 1865 में ये दो एरियाज़ जो है वो नए मिल जाते हैं नेपाल को, जनकपुरी और कपिल वस्तु, ये गवर्नमेंट दे देती है। अब देखिए मैंने आपको बताया गोरखा रेजिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कि जो नेपाली हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ की आर्मी में जॉब करते हैं। ओपन बॉर्डर है, ना कोई वीज़ा है ना कोई पासपोर्ट है, इतने अच्छे रिलेशंस हमारे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए 25 लाख नेपालीज आर लिविंग इन इंडिया फॉर लाइवलीहुड। करीब 25 लाख नेपाली इंडिया में रहता है, जो बेंगलोर से लेकर के और साउथ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बसा हुआ है, जो यहाँ पर ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए आते हैं या अपना जीवन चलाने के लिए आते हैं। इंडिया की जो FDI है नेपाल में, वो भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी, 30% FDI। करीब टोटल नेपाल की FDI का जो 30% FDI है वो इंडिया नेपाल में करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इंडिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नेपाल। भाई नेपाल के लिए इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वर्ल्ड ट्रेड प्रॉस्पेक्टिव एंड कल्चरल प्रॉस्पेक्टिव मैंने बता दिया कि हिंदू रिलीजन वहाँ ज़्यादा है, इंडिया में भी हिंदू रिलीजन ज़्यादा है, इसलिए कल्चरल रीज़न से तो ये स्ट्रांग है ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि
ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक बार वर्ल्ड मैप पे फिर से आपको लेकर जाता हूँ। देखिए, ट्रेड से रिलेटेड अगर बात करें तो नेपाल का ये जो एरिया है, ये जो नेपाल का एरिया है, इस एरिया में यहाँ चाइना की तरफ से पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। चाइना की तरफ से अगर बात करते हैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से तो ये मैदान है, समतल एरिया है, ये तराई का एरिया, यहाँ से सामान आराम से जा सकता है। तो इंडिया को जब नेपाल को कोई भी ट्रेड करना होगा, एक लैंड लॉक कंट्री बफर स्टेट है, दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई एक स्टेट आता है तो बफर स्टेट कहलाता है। तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में। तो चाइना की तरफ से ट्रेड करना इसके लिए आसान नहीं होगा। सपोज करिए कि अगर कोई सामान हम इधर से बेचते हैं नेपाल में, तो उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये है, और अगर इधर से भेजेंगे उस सामान को, चाइना की तरफ से पहाड़ों से होकर आएगा, तो ये मान के चलिए कि उसकी वैल्यू कम से कम 2000 रुपये हो जाएगी, 10 गुना रेट बढ़ जाएंगे इधर से अगर हम भेजेंगे। तो नेपाल फुल्ली डिपेंडेंट ट्रेड के लिए इंडिया के ऊपर। नेपाल से सामान निकल के कलकत्ता बंदरगाह से होकर के पूरे वर्ल्ड में जाता है। और सिंपल सा मैं आपको बता दूं, देखिए पाम ऑयल जो होता है, पाम ऑयल का उत्पादन नेपाल सबसे ज़्यादा करता है। पाम यहाँ जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है उनसे पाम खरीदता है। ये आपके मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये जो एरिया हो गए, यहाँ से पाम खरीदता है। पाम खरीद करके ये यहाँ पर तेल निकालता है और इंडिया में सप्लाई करता है, चाइना में सप्लाई करता है, हर जगह सप्लाई करता है। तो ट्रेड की दृष्टि से बात करें तो इंडिया से कभी भी रिलेशंस नेपाल ख़राब नहीं कर सकता है। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन नेपाल आज की डेट में इतना ज़्यादा इशू क्यों बना रहा है, सिर्फ चाइना के कहने पर। ये आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चाइना एक फ्रंट पे, यानी लद्दाख में, पिछली बार मैं दिखा चुका हूँ कि चाइना ने घेर रखा था इंडिया को लद्दाख में। और वहाँ पर वो जो अभी गलवान वैली का इशू हुआ, जो पेंगोंग लेक का इशू हुआ, तो चाइना दूसरी तरफ नेपाल से भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है। और आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में पाकिस्तान की तरफ से भी चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई एक्शन होगा ज़रूर जिससे प्रॉब्लम हो। तो इंडिया को 3-4 तरफ से चाइना घेरना चाहता है, जिससे कि वो गलवान वैली के रीजन से अपना पॉइंट हटा दे। तो ये पॉइंट्स आने वाले टाइम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है, नेपाल जो है, बहुत ही एक ज़रूरी है इंडिया के साथ उसको अच्छे रिलेशन बना के रखना। इसके बाद बता दें कि अभी रिसेंटली नेपाल ने बॉर्डर क्लोज किया, केवल 20 बॉर्डर्स ऐसे हैं इंडिया में जो खोल रखे हैं, बाकी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। 2015 की बात करें, जब मधेशियाओं का इशू हुआ था, जो तराई एरिया में रहते हैं, उस समय इंडिया ने भी कुछ बॉर्डर सील किया था। लेकिन अभी नेपाल ने केवल इस इशू पर, नॉर्मल इशू पर बॉर्डर सील कर दिया। और बिहार में देखिए घटना भी हुई, कुछ गोली चली है जिसमें एक आध इंडियंस की जान भी गई है। लेकिन ये एक नॉर्मल इशू हुआ है जो कि डायरेक्ट इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए लास्ट में हम एक पॉइंट पे आते हैं कि इज इंडिया शुड टॉक टू नेपाल। क्या इंडिया को नेपाल से बात करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए। अगर भारत अपने आप को बड़ा मानता है, हालांकि नेपाल को इस चीज़ से हमेशा प्रॉब्लम रही है कि इंडिया अपने आप को बड़ा भाई बताता है, तो बड़ा भाई बताने की वजह से उसको प्रॉब्लम रही। और वो हमें देखिए कई तरह से बुलाते हैं कि ब्रिटिशर पेट हैं। और आपको मैं बता दूं कि गोरखा की अगर बात की जाए तो गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन की आर्मी में भी है। ब्रिटेन की आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट है, जहाँ से वो लोग क्या नाम है गोरखा जाते हैं और वहाँ पर जॉब करते हैं। तो इंडिया में भी जॉब करते हैं, ब्रिटेन में भी जॉब करते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो अब इंडिया को क्या नेपाल से बात करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेबर से, देखिए कोई भी आपका रिलेटिव है जो रिलेशन में आपके है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो बाद में आएगा, पड़ोसी सबसे पहले आएगा। इसलिए पड़ोसी से जो आपके संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। और इंडिया से हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत के साथ नेपाल के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। ये कोशिश हमें भी करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया है कि जो मैप आपने प्रदर्शित किया वो मैप को हम नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है इस मैटर पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल जो है वो इंडिया से कई तरह से जुड़ा हुआ है। वहाँ से हमारे यहाँ मैरिज होती है, वहाँ से हमारे ट्रेड के लिए लोग आते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं। काठमांडू हो गया आपका, इतने खूबसूरत खूबसूरत एरिया नेपाल में जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो दोनों देश के लिए एक दूसरे देश बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ड्यू टू चाइना इन्फ्लुएंस नेपाल इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में होप करते हैं कि ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन थर्ड फ्रंट अभी पाकिस्तान की तरफ से जो रुका हुआ है उस पर फिर से इशू आने वाला है, ये बात हम आपको पहले बता दें। वहाँ से एक ना एक प्रॉब्लम चाइना क्रिएट ज़रूर करवाएगा। सो दैट्स द पॉइंट। ये था जो मैंने आपको बताई मेन प्रॉब्लम कि लिम्पियाधुरा का इशू क्या है। फिर एक बार मेन प्रॉब्लम पे आ जाए, ये एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर आपका ये जो लोकेशन है आपकी मैं बता रहा हूँ, ये आपका लिपुलेख पास है, ये काला पानी है और ये लिम्पियाधुरा है। नेपाल कह रहा हमारा बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, इंडिया कहता है आपकी बाउंड्री यहाँ से शुरू है। ये इस ट्राई जंक्शन, ये ट्राई जंक्शन है। जिस तरह से डोकलाम ट्राई जंक्शन है, डोकलाम का इशू आपने बहुत सुना होगा, उसी तरह से ये भी ट्राई जंक्शन है। और इतने ही एरिया का बेसिकली ये इशू है। तो इस जब क्या नाम है सॉल्व कर लिया जाएगा, देखिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इस इशू को बात करके ही खत्म किया जा सकता है और इंडिया को इसके लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अब पहल करके इसे क्लोज करना चाहिए। तो गाइज इतना ही है आज के लेक्चर्स में, और इसके बाद लास्ट में मैं फिर बता दूं कि ये सक्सेस बैच यूपीएससी का स्टार्ट हुआ है, सस्ते में मिल रहा है। हमारा जो स्टोर है, स्टोर पे ये बैच, वहाँ से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, और ये बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बैच पे 24 जून लिखा हुआ है, ये मेरी गलती है थोड़ी सी, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जून से, और 29 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सी सीटें बची हुई हैं, जल्दी से ज्वाइन करिए टारगेट यूपीपीएससी 2020 बैच। तो इस तरह से ही इंटरनेशनल इश्यूज़ और करंट के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और इंडिया नेपाल का रिलेशन हमेशा अच्छा था और चाहूँगा हमेशा अच्छा बना रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक और शेयर करिए,